नमस्कार। आज हम लोग फिर बात करेंगे क्योंकि बातों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मौन के अर्थों के बारे में हमने पहले भी बात की है, लेकिन बातों के अर्थ के बारे में अब सब बातें कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में जहाँ पर हमने पहले अपनी बात को विराम दिया था, आज हम वहीं से शुरू करने जा रहे हैं। बात करेंगे पेरेंटिंग पर, बात करेंगे रिलेशनशिप्स पर और बात करेंगे जीवन पर। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न आयामों पर। और आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे दो मित्र हैं, जिनसे आपने हमारी बातचीत पहले भी सुनी है और आगे भी सुनेंगे। हमारे मित्र नीलेश द्विवेदी और अमित प्रकाश, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और नीलेश, पिछली बार जब हम लोगों ने पेरेंटिंग पर बात की थी, तो उसमें जिन बातों को या जिन पहलुओं को हमने छुआ था, जैसा कि बताया गया है, जैसा कि हमारे बच्चों ने बताया, कुछ मित्रों के बच्चों ने बताया कि उन्हें वो बातें पसंद आईं। कहीं न कहीं उन बातों ने उन्हें प्रभावित किया और ऐसा अनुरोध भी किया कि वो और ऐसी बातें सुनना चाहेंगे। तो इसी श्रृंखला में हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास अगर उनको देने के लिए या समाज को देने के लिए कुछ अनुभव है जो सबके साथ साझा कर सकते हैं, तो हम इस बातचीत के माध्यम से करना चाहेंगे। तो पेरेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसने आज सभी को अफेक्ट किया है। पेरेंट्स आज बहुत कंसर्न्ड हैं, एंग्शियस भी हैं, थोड़े चिंतित भी हैं, परेशान भी हैं कि वो बच्चों को कैसे बड़ा करें जिससे कि वो जीवन और जीवन से जुड़ी हुई चुनौतियों का सामना अच्छे ढंग से कर सकें। कुछ लोगों की धारणा है कि पेरेंटिंग पुराने तरीके की होनी चाहिए, पेरेंट्स पेरेंट्स होने चाहिए और फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए। और कुछ लोग एक दूसरे मत के हैं कि पेरेंट्स को फ्रेंड्स होना चाहिए। हम लोग इस मत को मानने वाले हैं और हमने पिछली बार भी इस बात को कहा था कि अब समय की मांग है जब पेरेंट्स तो होंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ फ्रेंड्स होना ना भूलें, क्योंकि तब वो अपने बच्चों की बातें, उनके मन और उनकी मन की आवश्यकताओं को अच्छे से समझने में समर्थ हों। तो इसी क्रम में मैं तुमसे जानना चाहूँगा कि तुम्हारे विचार इस क्षेत्र में, इस पेरेंटिंग के क्षेत्र में, तुम्हारे अनुभव के आधार पर तुम किस मत को एम्ब्रेस करते हो, किसको ज़्यादा तवज्जो देते आशुतोष, जैसे तुमने बोला कि पिछली बार हम लोगों ने शायद पॉडकास्ट को हम लोग समाप्त कर रहे थे, उस दौरान एक आखिरी कड़ी में हम लोगों ने पेरेंटिंग का जिक्र किया था। अमित जी ने कहा था, उस इशू को उठाया था और उसका जो रिस्पांस आया था वो हमारे भी कार्य क्षेत्र में लोगों ने देखा और ना सिर्फ बच्चों ने बल्कि माता पिता ने भी उससे रिलेट किया। और जहाँ तक मेरी बात है व्यक्तिगत, मैं ये मानता हूँ कि हम बच्चों को पालते नहीं हैं। जो ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है वो पालने की नहीं है, पालना एक बहुत सतही एक शब्द है। मुझे लगता है हमें उनको विकसित करने की ज़िम्मेदारी है। इट इज़ ऑल अबाउट डेवलपिंग ए किड। और जहाँ तक की बात है कि बच्चों को कैसे विकसित किया जाए, तो ये पहले माता-पिता को समझ लेना चाहिए कि हमें जिस तरीके से विकसित किया गया या जब हमें रेज़ किया गया इन आवर चाइल्डहुड, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही तरीका, वही सोच हमें रखनी चाहिए अपने बच्चों के साथ। क्योंकि अगर हमारी सोच ऐसी है तो इसका मतलब है हम उनको पीछे ले जा रहे हैं, हम उनको लिमिट कर दे रहे हैं। और जहाँ आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं कि एक दोस्ती का जो रिश्ता है, वो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है, क्योंकि बच्चे दे हैव कम थ्रू अस। वो हमसे नहीं निकले, हमारे ज़रिए से निकले। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। दे आर द प्रोडक्ट फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। अगर हम ये मान लें कि हमें उसको पालना है, उसको बड़ा करना, उसको ये बनाना है, तो आई टेक इट एज लाइक ए सॉर्ट ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मुझे लगता है कि उनको पढ़ने देना चाहिए, उनकी जो कार्य क्षेत्र में है, उनका जो नैसर्गिक उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, हमारा सिर्फ काम ये है कि हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे देख लें और उसका सहारा बने। वी हैव टू जस्ट गिव देम द ओरिएंटेशन। दैट इज़ द जॉब ऑफ द पेरेंट्स। मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर हम किसी आप किसी माली को ही देख लें,
वो फूल देखकर आप गार्डन नहीं चलाते। यू लुक एट कि कौन सी मिट्टी, कौन सा खाद, हमें किस तरह के उसको रेयरिंग करनी है। आई थिंक प्रक्रियात्मक सोच हमारी होनी चाहिए, ना कि लक्ष्य निर्धारित सोच। दे आर नॉट ए बिजनेस एंटिटी, इट इज़ नॉट ए बिजनेस प्रोजेक्ट कि हम टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच में रखें कि हमें ये बनाना है। और अगर हम ये रखते हैं तो हम भी कुंठित होते हैं और उनका भी जीवन हम कुंठा से भर देते हैं। मुझे लगता है सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो नीलेश सर कह रहे थे, पेरेंटिंग आज ये डिस्कशन का सब्जेक्ट इतना बड़ा हो कैसे गया। और जब मैं इसको देखता हूँ सर तो मुझे लगता है कि उसमें पेरेंट और टीचर, जो शिक्षक जो हमें स्कूल में पढ़ाता था और माता पिता हमें घर में रखते थे, आज जब माँ बाप ने, मैक्सिमम पेरेंट्स को मैंने देखा सर, टीचर को उन्होंने कमोडिटी बना दिया है कि शिक्षक शिक्षक नहीं है, अध्यापक नहीं है, शिक्षक दिवस नहीं मनाया जाता, शिक्षक को एक कमोडिटी के पैसे दिए हैं तो पढ़ाएगा क्यों नहीं। तो ये जो भाव है, और हमारे यहाँ क्या है कि मैथ में हमारे नंबर खराब आए थे सर, तो हमने खाली पिताजी को कहा था कि मैथ में हमारे नंबर खराब आए, और वो टीचर हमको मारे और घर में आके फिर हम पिटाए सर, और वहाँ टीचर के लिए आके सामने जाके पिताजी ने भी मारा। तो टीचर के सामने सम्मान की नहीं, इनसे बड़ा कोई नहीं है, ये हम दोनों के बीच में ये मत बनना तुम। मैथ्स के मामले में हम तीनों की जो है विचार एक ही है। विचार एक कभी ही हमने है, चर्चा नहीं की और सर, तीनों अच्छा। की किस्मत भी एक जैसी थी। मैथ्स में हम तीनों के नंबर कम आए थे, लेकिन आपकी कुटाई शायद ज्यादा हुई। जिम्मेदारी पेरेंट्स की नहीं है सर कि वो टीचर को भी आज के समय में बच्चों को ये बताएं कि टीचर कमोडिटी नहीं है, टीचर तुम्हें रेज करने में एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और इसीलिए आज वो मिसिंग हो गया वो फैक्टर, और बच्चे जो है वो देखिए, मुझे लगता है आपने जो आपने बात बोली ना, उसमें एक जो मैंने बोला ना, टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच हो गई। शिक्षा या हम जब विकसित करते हैं उसमें प्रेम होना बहुत जरूरी है। आज किस अध्यापक के पास इतना समय, और जो जहाँ करते हैं आप देखिएगा वहाँ पे वो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, उसमें जो प्रेम है, स्नेह है, वो बरकरार है। आज भी हम लोग भी कई अपने अध्यापकों को याद करते हैं जो स्नेह से हम पोषित थे। जहाँ पे लक्ष्य निर्धारित था कि हमें कोर्स खत्म करना है, हमें इतने नंबर लाने हैं, वो पता नहीं वो करेक्टर्स भी कहाँ चले गए और वो लक्ष्य भी कहाँ चला गया। बिल्कुल। लेकिन जिन शिक्षकों के साथ आपके संबंध स्नेह के आधार पर बने थे, वे आज भी बने हुए हैं, बल्कि समय के साथ साथ वे और गहरे और प्रगाढ़ हुए हैं। और आपने बड़ी अच्छी बातें की। हम पेरेंटिंग से एजुकेशन में शिक्षकों की भूमिका, बच्चों के बड़े होने में शिक्षकों की क्या भूमिका है, इस पर भी बात करेंगे। और शिक्षक कमोडिटी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक शिक्षक का पुत्र हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे पिता एक शिक्षक भी थे और पिता भी थे। तो उन्होंने एक शिक्षक की भूमिका का निर्वहन भी किया और एक पिता की भूमिका का निर्वहन भी किया। हाँ, समाज में बदलाव तो आए। बच्चे अपने शिक्षकों को कैसे देखते हैं, शिक्षक बच्चों को कैसे देखते हैं, माता पिता शिक्षक को कैसे देखते हैं, शिक्षक अपनी भूमिका को कैसे लेते हैं, इन सब में परिवर्तन आए हैं। परिवर्तन आना बुरी बात नहीं है अगर वो समयानुरूप हो। अगर समय के हिसाब से वे परिवर्तन हो रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उन परिवर्तनों की वजह से उन भूमिकाओं में कुछ विकार हो रहा है या वो भूमिकाएं अच्छे ढंग से नहीं निभाई जा रही हैं, तो ये गलत बात है। तो कमोडिटी तो शिक्षक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गुरु का दर्जा हमारे सभ्यता में, हमारी संस्कृति में बहुत ऊंचा है। और गुरु वो है जो आपको सत्य से परिचित करवाता है, जो आपको एक ज्ञान के एक ऊंचे लक्ष्य की ओर ले जाता है, उंगली पकड़ के ले जाता है। तो शिक्षक तो वही है। तो पेरेंटिंग, मुझे लगता है कि घर में भी पेरेंटिंग का योगदान है। पेरेंट्स भी पेरेंट्स की भूमिका अदा करते हैं, पेरेंट्स भी टीचर्स की भूमिका अदा करते हैं, टीचर्स भी टीचर्स की भूमिका अदा करते हुए भी पेरेंट्स की भूमिका अदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सिनर्जी होती है। और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे शिक्षक अपने प्रिय शिष्यों में कहीं ना कहीं अपने बच्चे की छवि को देखते हैं, और इसलिए उनका स्नेह भी उन बच्चों के प्रति थोड़ा अधिक होता है। और वो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी हो सकता है, क्योंकि जिसके साथ आप समय गुजार रहे हैं, जिसके साथ आप ये देख रहे हैं कि इससे मेरी वैचारिक समानता है, ये जिन सपनों को मैंने देखा था वो वैसे ही सपने इसके माध्यम से पूरे होते दिख रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं उस भूमिका में वो भी अपने आप को शायद एक शेड में पेरेंटिंग करते हुए नज़र आते हैं। एक कंसर्न भी होती है, और वो कंसर्न सिर्फ एक शिक्षक की नहीं होती। जब आप उन शिक्षकों से बात करते हैं तो उनको लगता है कि जीवन के इस पड़ाव में कहीं ये डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे, कहीं विचलित तो नहीं हो रहे। वो सिर्फ एक शिक्षक की चिंता या परेशानी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं आपकी ही परेशानी का प्रतिबिंब होता है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही लेयर्ड कॉन्सेप्ट है पेरेंटिंग। बट कुल मिलाकर अगर आप इसको एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ढंग से देखते हैं तो आप देखेंगे कि आप एक ऐसा स्वस्थ परिवेश देते हैं बच्चों को जिसमें वो अपनी संपूर्ण संभावनाएं तलाश कर पाते। जैसा कि नीलेश ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि आप सिर्फ एक बच्चा पाल नहीं रहे, उसे बड़ा नहीं कर रहे, बल्कि समाज और मानवता के लिए एक रिसोर्स तैयार कर रहे हैं। तो समाज और मानवता के लिए, देश के लिए जब आप एक रिसोर्स तैयार कर रहे हैं तो आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा, जो आप कर सकते हैं, जैसा उसे होना चाहिए, जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा नहीं, जैसा उसे होना चाहिए उस देश के लिए, उस समाज के लिए, उस मानवता के लिए, जैसा उसे होना चाहिए वैसा उसे बनाना, वो उस पेरेंटिंग का लक्ष्य हो। मुझे लगता है सर, पेरेंट्स टीचर मीटिंग आज के समय एक औपचारिकता वाली मीटिंग है। ये हमारे 20 साल पहले भी हुआ करता था, और उस दौर में औपचारिकता नहीं थी। उस दौर में खुले में बात होती थी कि इसका ये वाला कमज़ोर है, ये देख लीजिए, नहीं तो हम इसको बहुत मारेंगे और बहुत कूटेंगे और सही रास्ते पे लाएंगे। बट आपको लगता है सर वो जो था वो एक औपचारिक रिश्ते में कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्कूल में चल रहे हैं, ऑल इज गुड, सब अच्छा है, इज वेरी नाइस किड, ये बातें होती हैं। अब जब ये बातें आप बच्चे के सामने करने लगते हैं तो बच्चे को लगता है कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। मतलब यहाँ तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग इसलिए होती है कि मेरे बारे में सब अच्छा बताया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको लगता है ये फर्क जो है कहीं ना देखिए, कहीं इसमें मैं इसमें ये कहूँगा कि आप दो जनरेशंस को जोड़ रहे हैं, दो नहीं मल्टीपल जनरेशंस को। जी। अब आप अगर रामचरितमानस के बालकांड में देखें तो उसमें लिखा है कि मात पिता गुरु प्रभु के बानी। जी। ये आदर्श था, ये विचार थे उस समय, और बिना ही सोच विचार शुभ जानी। ये एक है, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन लिखा है मात पिता गुरु प्रभु के बानी। और आज ऐसा नहीं है, पीपल आर इवेल्युएटिंग आपके अपने आचरण से, आपकी जो आपकी शैली है उसको भी निर्धारित करता है कि आप जो बोल रहे हैं वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। पुराने जमाने में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भय भी था। हाँ। हम लोग कभी कभी ये भी करते थे कि आज बारिश हो जाए, रेनी डे हो जाए, कि आज पीटी मीटिंग ना हो, कि आज गुरुजी के सामने जाना ना पड़े। हाँ, लेकिन पिताजी के साथ नहीं जाना पड़े। हाँ, पिताजी के साथ ना जाना और पड़े। ये भी होता था, पता नहीं आप लोग के साथ होता नहीं, 2-3 दिन 4 दिन पहले से हम लोग अपना जो व्यवहार था, आचरण था क्लास में, वो बिल्कुल अच्छा बना लेते थे, जिससे कि जो टॉप ऑफ द माइंड विजिबिलिटी है वो हमारी रहे पीटी मीटिंग के टाइम पे। लेकिन आज के समय में खुलापन ज़्यादा है। मुझे लगता है कि आज का समय, आई कैन रिलेट बेटर, खुलापन है, बच्चे भी ओपन हैं, टीचर्स भी ओपन हैं। ये ज़रूर है कि जिस तरह के हम लोग अपने बच्चों को अपनी तरह बनाना ना चाहें, आई थिंक यहाँ हम लोग लिमिट कर देते हैं, नहीं तो वो हम लोग की तरह बन जाएंगे। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ कि हम जो समाज में इतना हमने जो अनुभव अर्जित किया है, हम हर चीज़ इस रूम में कहें कि हमारी तरह बन जाएं, हमने जो किया वो अच्छा किया। आई थिंक वी शुड बी ओपन टू न्यू थिंग्स। हम लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं जब उनकी पीटी मीटिंग में जाते हैं, और जब टीचर्स उनके नए आयाम उसे हमें अगर इत्तेफाक कराती हैं कि देखिए उसने ये भी किया वो भी किया, तो हमें ये लगता है कहीं ना कहीं कि हमारे जो संवाद है घर में, शायद वो उसमें कहीं ना कहीं कमी है कि हमें ये आयाम पता नहीं चला अपने बच्चे का। तो मुझे लगता है कि आज के पीटी मीटिंग और पुराने पीटी मीटिंग को अगर हम लोग अलग दृष्टि से देखें कि दिस इज़ ए मोर फ्री फ्लो एक्सचेंज। बच्चा भी बड़ा ओपन हो गया है, वो अपने पेरेंट्स को भी इंगित कर देता है कि जहाँ आप इधर उधर होते हैं तो उसकी भी अपनी शैली है। तो मुझे लगता है दोनों दौर अलग थे, ये दौर अलग है। यहाँ पे भय नहीं है, यहाँ पर खुलापन है, यहाँ पे औपचारिकता नहीं है। पहले औपचारिक थे, हम लोग आपस में माता पिता, जैसे पिछली बार आशुतोष ने अपने पॉडकास्ट में बोला था कि रिश्ता ऐसा था कि हम औपचारिक भी हो जाते थे। पुराने ज़माने में पिता और पुत्र का जो रिश्ता था उसमें औपचारिकता बहुत थी, क्योंकि उसमें भय था, लिहाज था। और कभी कभी हम लोग उस ज़माने में जो सुनते हैं कि आँखों से आंखें मिलाते भी, चेहरा भी नहीं देखते थे। वो ज़माने से और आज का ज़माना, मुझे लगता है आज का ज़माना बहुत अच्छा है, खुलापन है, हम दोस्त हैं, और हम दोस्त अगर रहेंगे, हम उनके साथ खेलेंगे, हम उनके साथ अगर बातें करेंगे, वो विकास जो है बहुत स्थायी होगा। और जैसा कि अभी बताया कि समाज के लिए हम कुछ अगर दे पाएंगे तो वही शैली सबसे अच्छी शैली है। और टीचर्स ने भी समझा है,
जो शिक्षा पद्धति में जो परिवर्तन है कि अनुशासन जो है वो बातों से और अपने व्यक्तित्व के आचरण से भी हम उसके में ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो शैली। तो मुझे लगता है आज का वातावरण ज़्यादा हाँ, अच्छा है। मैं नीलेश से इत्तेफाक रखता हूँ और आपकी कुटाई परंपरा समाप्त हो इसका पक्षधर हूँ, क्योंकि कुटाई या डांट इन सबसे बच्चे सुधरते नहीं। पहले कहा जाता था कि कहीं पढ़ा भी है कि प्रारंभ में कर्तव्य का पालन बिना भय के नहीं होता, हुँ, लेकिन आज की स्थितियां दूसरी हैं और पहले बड़ा जोर दिया जाता था और स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड का प्रिंसिपल चलता था। इस पर बहुत डिबेट हुई, क्या ये सही है या गलत है, बच्चे को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। इसमें डिबेट का कोई विषय ही नहीं होना चाहिए। बच्चे मार पीट के लिए नहीं बने, नहीं बने। बच्चे तो प्यार के लिए बने। और अगर आप उनको प्यार के साथ कुछ समझाते हैं और उनके कोमल मन को पूरी तरह से समझते हुए कुछ समझाते हैं, तो मुझे लगता है हर बच्चा एक ऐसी संभावना है जो विश्व, समाज, देश और मानवता के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी बन सकती, और उसको बनाने की जिम्मेदारी हम बड़ों की है, पेरेंट्स की है, शिक्षकों की है, पूरे समाज की है। तो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा परिवेश देने की जिम्मेदारी है जहाँ वो अपना जो भी उनके अंदर पॉसिबिलिटी है वो उसको पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकें, पूरी तरह से उसको डेवलप कर सकें। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बात की, तो आज भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती हैं। टीचर्स अपने बच्चों के बारे में खुलकर बताती हैं। हर टीचर हर बच्चे के बारे में सिर्फ प्रशंसा नहीं करती, लेकिन चूंकि हम लोगों को प्रशंसा सुनने की चाह होती है और शायद आदत भी कि हमारे बच्चे की तो प्रशंसा ही होगी, और कहीं कुछ कमी निकलती है तो टीचर की कमी लगती है, और अगर कमी नहीं निकाली टीचर ने तो हमारे तो ये लगेगा कि हमारे संस्कार हमारा बच्चा इतना अच्छा है या टीचर शायद सुपरफिशियली हमारे बच्चे को देख रही। ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि times have changed and so has the approach towards parenting and education. अब वो बात नहीं रही जो पहले थी कि डांट के कुछ समझाना है या मार के कुछ करवाना है। अब तो ये है कि प्यार के साथ बहुत ही सॉफ्टली, जेंटली बच्चे को कुछ बताना है, समझाना है, और ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी स्वस्थ परंपरा है जो शायद आगे भी ऐसी ही रहे या और बेहतर हो तो अच्छा हो। और जो बच्चों का आज का एक्सपोजर है वो बहुत है। हम लोग अगर अपने से कंपेयर करें तो जनरेशन में डिफरेंस है, लेकिन आज की जनरेशन में जो इश्यूज है वो अलग है, जो शायद हम लोग के समय में नहीं थे। जैसे एकाकीपन है, जैसे बुलिंग है। बुलिंग इज अनदर, जैसे कहते हैं ना बदमाशी, जो चल रही है स्कूल में बच्चों के साथ। अब बच्चे उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कंपैरिजन चल रहा है, आपसी बच्चों की जो प्रतिद्वंद्विता है वो एक अलग रूप में ले ली है। फिर घर में भी आके अगर माता पिता उसको कंपेयर करते हैं या उसके तुलनात्मक कोई टिप्पणी करते हैं, मुझे लगता है ये भी एक घोर समस्या है जो मनोवैज्ञानिक तौर से भी इसका हम लोग बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कारण, अगर कोई एक जीव अपने जीवन को समाप्त करने की सोच रहा है इसी से प्रेरित होकर या इसी से अफेक्ट होकर, तो मुझे लगता है ये भी एक इशू है जो आज के बच्चे इसको देख रहे हैं। क्लाइमेट भी चेंज होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। बच्चे में जो आपस में जो एडजस्टमेंट और अडेप्टमेंट की कमी हो रही है, अडेप्टेबिलिटी की। पहले जॉइंट फैमिली था, लोग मिलते थे, आज सब एकाकी हो रहे हैं, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ चिपके हुए हैं। संवाद परिवार के बाहर नहीं हो रहा है। परिवार के बाहर क्या, परिवार के अंदर भी संवाद थोड़ा सा कम हुआ है। मुझे लगता है वो भी एक इशू है जिस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि जो शायद व्यापक है और इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ रहा है और बच्चे भी इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है सर, पति और पत्नी के बीच का जो रिश्ता है आज के समय, जिस दौर से वो रिश्ता गुजर रहा है, 90% से ज़्यादा केसेस में वो बच्चों को माउल्ड करने में, कि बच्चे किस तरफ मुड़ रहे हैं, बच्चों की सोच किस तरफ जा रही है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका उस रिश्ते की भी है जिसमें आज तनाव है, जिसमें आज झगड़ा है, जिसमें आज बहस है। जब वो बच्चा घर में ये सब देख रहा है, उसके बाद ये लगता है कि जब इन लोगों को अपने बातों से फुर्सत नहीं है तो मेरी बात ये कहाँ सुने। मुझे बहुत अच्छी बात लगी आपकी ये मुझे लगता है अपनी परवरिश में
हमें एक आनंदपूर्ण वातावरण देना है। प्रेम आप थोड़ा बाद में दीजिए, प्रेम में तो भावनात्मक एक अलग पहलू है, लेकिन आनंदपूर्ण सुखद एक वातावरण देना ये हर परिवार की जिम्मेदारी है अपने बच्चों को। अगर आप नाराज़गी दिखाएंगे, आप जलन दिखाएंगे, आप ऐसा कोई भाव व्यक्त करेंगे अपने आपसी रिश्ते में, परिवार में, बच्चा उसको उठाएगा। ये वी शुड नॉट रेज अवर किड्स, वी शुड रेज अवर सेल्स। आई थिंक हमें अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को व्यापक करना पड़ेगा। जिस भाव से आप उससे कनेक्ट करेंगे, बच्चा सब देख रहा है। आई थिंक रेजिंग ऑफ द किड्स में आई थिंक वी हैव टू बी मोर कॉन्शियस कि हम लोग किस भावना से एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। अगर नाराज़गी है, जलन है और थोड़े और भी जो नकारात्मक हम लोग माहौल बना देंगे, तो बच्चे की परवरिश वहाँ से इम्पैक्ट हो। सर, एक आपसे इससे जुड़ा एक प्रश्न जो आया कि एक उस दौर के माता पिता, एक इस दौर के माता पिता। ऐसा नहीं है कि मतभेद उस दौर के माता पिता के बीच नहीं था, और ऐसा नहीं है कि इस दौर के बीच के माता पिता का मतभेद ज़्यादा या कम, वो आकलन नहीं है। मेरा आकलन ये है कि उस दौर के माता पिता के बीच अगर मतभेद था तो ये आपसी सहमति थी कि बच्चों के सामने वो मतभेद नहीं आना चाहिए। हम आपस में एक कमरे में थोड़ी बहस कर लेंगे, थोड़ा झगड़ा कर लेंगे, थोड़ा मनमुटाव चल जाएगा, बट बच्चों के सामने हम ऐसे दिखेंगे कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। आज के दौर में बच्चों के सामने एवरीवन इज एक्सपोज्ड। आप कैसे हैं, तो बच्चा जब बड़ा होता है तो आपके उस समय और उस रिश्ते के तनाव का हवाला देके आपको ताना भी करता है कि अरे आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग तो खुद ही झगड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा रहा सर कारण कि बच्चे जो है वो फ्री फ्लो हो गए और उनको एक हमने खुद ही एक हथियार दे दिया कि भाई। मुझे लगता है कि आपके व्यक्तित्व में ये साफ दिखाई देता है कि आपका बचपन कैसा था। अगर आपके व्यक्तित्व में ठहराव है, अगर आप आनंद में रहते हैं, अगर आप बहुत तनाव नहीं लेते, अगर आप शांति प्रिय हैं, अगर आप सबको साथ लेकर चलना जानते हैं, अगर आप जीवन की छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढने नहीं जाते, उनको सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं, उनका आनंद लेते हैं, अपने दुख का, अपनी परेशानियों का ढिंढोरा नहीं पीटते, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपको एक हैप्पी चाइल्डहुड मिली। और अगर आपका ट्रबल्ड चाइल्डहुड है, अगर बचपन कहीं किसी ऐसे दौर से गुजरा है जहाँ उसने ऐसी चीज़ें देखी हैं, ऐसी बातें सुनी हैं, ऐसी कड़वाहट पी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। एक खुशहाल बचपन देना जिम्मेदारी किसकी है, ये हमें समझना होगा। कोई भी बच्चा ट्रबल्ड चाइल्डहुड क्यों झेले, या उसके जीवन में किसी भी तरह का अभाव, चिंता, परेशानी, दुख क्यों हो, ये समाज को सोचना होगा। बात शुरू हुई है हमारी पेरेंटिंग से और पेरेंट्स के रोल से, लेकिन अब थोड़े से दूसरे स्तर पे पहुंची है। तो यहाँ पर मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है, और वही समाज स्वस्थ है और वही राष्ट्र समृद्ध जिसने अपने बच्चों को उसका पूरा खुशहाल बचपन दिया। कोई भी बच्चा अगर आपको स्कूल के बाहर दिखता है, या भीख मांगता दिखता है, या सड़क पे पड़ा हुआ दिखता है, या रोग शोक से ग्रस्त दिखता है, तो ये इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन द सोसाइटी। और इसलिए मुझे लगता है कि अब इस बात को आपकी बात से जोड़ते हुए मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा कि एक बच्चे का मन जो है वो बहुत कोमल होता है। उसके सामने आपको जीवन के किन पक्षों को कितना, कैसे और कब उद्घाटित करना, ये बड़े सोच विचार और विवेक के साथ करना होता है। धीरे धीरे तो आपको उसे जीवन की समग्रता से परिचित करवाना होता है, बट जीवन की समग्रता क्या एक साथ, एक समय में और पूरी तरह से करवा देनी है, ये भी सोचना होगा। जीवन में कड़वाहट भी है, रिश्तों में कटुता भी है, कटुता की भी अपनी सच्चाई है, लेकिन क्या उसको सच 12 साल में, 8 साल में या 14 साल में जान लेना ज़रूरी है? नहीं। अब तो उसके विकास क्रम में जब उसका मन बड़ा होना चाहिए, उसका दिल और बड़ा होना चाहिए, उसकी सोच और अच्छी होनी चाहिए, तो उसे तो जितनी सकारात्मक चीज़ें दिखाई दें, सुनाई दें,
समझाई जाए वो अच्छा। तो इसलिए अगर माता पिता में आपसी रिश्तों में प्रेम नहीं है, कटुता है, तो भी ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चे के सामने उसका प्रदर्शन ना हो, भोंडा प्रदर्शन या कड़वा प्रदर्शन तो बिल्कुल ना हो। बच्चे समझते सब है। अगर आप उन्हें कुछ ना भी बताएंगे तो भी वो आपकी छोटी छोटी बातों से सब समझ जाते हैं। लेकिन उसका ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके कोमल मन को प्रभावित करती हैं। फिर आपने कहा कि हमारे युग में ऐसा होता था। कभी भी किसी भी युग में मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध 100% संपूर्ण या परफेक्ट रहा या होता है। ऐसा शायद संभव नहीं होता, लेकिन सहनशीलता होती है आपके व्यक्तित्व में। जब सहनशीलता होती है, लोगों को स्वीकार करने की क्षमता होती है, एक बड़े लक्ष्य के लिए अपनी छोटी छोटी छोटे छोटे स्वार्थों को नज़रअंदाज करने की या उनको दरकिनार करने की क्षमता भी होती है, तब वो रिश्ते बनते हैं, बढ़ते हैं, पनपते हैं और रिश्ते, परिवार और समाज आगे बढ़ता है। आज शायद उस सहनशीलता में थोड़ी कमी तो आई है और उसके कई कारण हैं। वो कारण अच्छे कारण भी हैं, बुरे कारण भी हैं। अब प्रगति होगी तो बहुत कुछ ऐसा होगा जो पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं, वो पीछे छूटेंगी, वो बदलेंगी। अब उनका बदलना भी ज़रूरी है, लेकिन उन जो पुरानी चीज़ों में जो अच्छाई है वो हमें बनाए रखनी चाहिए। और कम से कम व्यक्तित्व में ठहराव, व्यक्तित्व में सहनशीलता, व्यक्तित्व में दूसरा ऐसा क्यों है, ये समझने समझने की जो सामर्थ्य है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, ये ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन ये ऐसा क्यों है, इसने अगर मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया। अगर आप थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर ये सोचते हैं तो शायद आपका जो रिस्पॉन्स होगा उसके प्रति वो थोड़ा सा अलग होगा, ज़्यादा मेजर्ड होगा, ज़्यादा कैलिब्रेटेड होगा और मुझे लगता है कि अधिक सकारात्मक। अब यहाँ से ये बात थोड़ी सी आगे जो सर ने बात कही, सर मैं इसको थोड़ा, इसका एक्सटेंशन है। इसका एक्सटेंशन ये है कि जब हमें किसी चीज़ का ज्ञान हो जाता है, जब हम एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि आपने समझ लिया कि ये ठीक नहीं था, तो जब ज्ञान आता है तो मौन आ जाता है क्या सर? ऐसा है क्या कि आप जब ज्ञान आपके अंदर आता है आप वैसे मौन में चले जाते हैं, मुझे बहुत लगता है कम बोलते हैं? कि ग्लानि से मौन आ सकता है, ज्ञान से तो अभिव्यक्ति है। या तो हम उस जो ज्ञान हमें मिला है, रियलाइजेशन का आपने बोला, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर अगर ये माता पिता का बात है, आप माता पिता के बारे में जी, बात कर उसी रहे हैं, हिसाब से। तो मुझे लगता है कि इसमें मौन का अपना एक स्वरूप है। लेकिन ग्लानि से उपजा हुआ मौन और रियलाइजेशन से उपजा हुआ मौन, दोनों में अंतर है। मुझे लगता है रियलाइजेशन के बाद तो अभिव्यक्ति और स्पष्ट हो जानी चाहिए। मौन जो है वो एक साधना का प्रतीक है। मौन जो है वो अंदर एक चल रहे मंथन का, चिंतन का एक द्योतक है। मौन को हम नकारात्मक नहीं लेते हैं, तो मेरा अपना मानना है मौन एक अच्छी, एक सकारात्मक प्रक्रिया है अपने विचारों को और तेज बनाने की। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमें रियलाइज़ हो रहा है कि हमारी मिस्टेक है, अगर हम माता पिता हैं, आज के दौर के हिसाब से देखें तो अभिव्यक्ति एक ऐसा माध्यम है और उसकी शैली कैसी हो, उसका कनेक्ट कैसा हो बच्चों के साथ, ये बहुत ज़्यादा निर्धारित करेगा कि आपने किस पल को चुना है और कैसे आप कनेक्ट स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अभिव्यक्ति, मुझे लगता है रियलाइजेशन अगर आपका है तो बहुत अच्छा एक ग्रोथ को लीड करेगी। विकास, अगर हम जिस विकास की बात कर रहे हैं, अगर रियलाइजेशन से उपजा हुआ वो ज्ञान होगा और विकास होगा, वो बहुत स्थायी होगा। ये मेरा मानना है। सर यहाँ अब मैं बार बार वो बात मुझे जो पुरानी याद आती है उसको मैं साझा भी करता हूँ। हमारे पिताजी जब मौन में चले जाते थे, हमसे जब नाराज़ होते थे तो हमें डांटते नहीं थे, वो चुप हो जाते थे और उनकी चुप्पी हमें ये एहसास कराती थी कि अंदर अंदर बहुत तूफान। लेकिन देखिए, मैं बिल्कुल अब ये बहुत बड़ा वेपन था एक ज़माने में, बहुत बड़ा वेपन था। और ना सिर्फ माता-पिता का, रिश्तों में भी रिश्तों मौन में हो भी, जाता जी। था। और कई दिनों, कई सालों तक उसमें चर्चा नहीं होती थी, बात नहीं होती, तो कई रिश्ते मर जाते थे।
इसमें आपने बोला जहर जहर कभी पी लेते हैं तो रिश्ते अपनी मौत मर जाते थे उस मौन से। हमें कुछ हासिल नहीं होता उस मौन से। और उस मौन से जो हम जो जन्म लेता है किसी कड़वाहट से, वो मौन आपके लिए भी उतना ही घातक है जितना रिश्तों के लिए, या आपने उसको धारण किया है। अगर हम साधना के लिए कोई मौन कर रहे हैं, हम कुछ मंथन चिंतन के लिए, जैसे मैंने बोला, वो तो मौन आपको और आगे बढ़ाएगा, तेज उत्पन्न करेगा। लेकिन जो कड़वाहट से उपजा मौन है कि हम अपनी बात नहीं कह पाए और हम दंडात्मक, आपको दंड देने के लिए हमने मौन धारण किया है, क्योंकि हम उससे लिवरेज ले सकें अपने रिश्ते में, क्योंकि हम आपसे बड़े हैं और आपको दंड मिलेगा। यकीन मानिए दंड जो है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है और उसका मनोवैज्ञानिक विकास रुक गया है। उसने भी, बच्चे ने भी, अगर उसको आपने बहुत उम्र की बहुत अर्ली एज पे अगर ये दंड देना इस तरह का शुरू किया है मौन करके, मुझे लगता है इससे ज़्यादा आप उसका नुकसान नहीं कर सकते उसकी परवरिश में। ये उसके मनोवैज्ञानिक जो तौर तरीके होंगे आगे आने वाले सालों में, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा और ये कटु हो जाएगा उसका आगे यौवन भी और उसका आगे जीवन भी। आप क्या सोचते हैं? देखिए, बात कई स्तरों पे हुई है और मौन को लेकर हुई है। मौन तो अभिव्यक्ति है या मैनिफेस्टेशन है। उसका लक्ष्य क्या है और उसका स्रोत क्या है तो समझना होगा। जैसा इन्होंने कहा कि आप मौन के माध्यम से क्या व्यक्त कर रहे हैं। क्रोध व्यक्त कर रहे हैं, क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं, दूरी बढ़ा रहे हैं, डांट रहे हैं या समझा रहे हैं या खुद आत्मचिंतन कर रहे हैं। ये अलग अलग स्थितियां होंगी। कभी कभी बच्चों को समझाने के क्रम में आप नाराज हो भी सकते हैं, मौन धारण कर भी सकते हैं और धारण करने का अभिनय भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि पेरेंटिंग के इस पूरे ऑब्जेक्टिव में, पूरे उद्देश्य में आपको अलग अलग समय पे अलग अलग भूमिकाएं धारण करनी होती। कभी आप बिल्कुल एक क्लोज बडी बन के बात करते हैं, कभी आपको कहीं अचानक सी लक्ष्मण रेखा भी खींच देनी होती, कभी आपको मौन भी धारण करना होता है। लेकिन वो ना मौन स्थायी होगा और ना मौन का लक्ष्य दूरी बढ़ाना हो सकता है। उस मौन का लक्ष्य तो यही है कि उसकी जो कमियां हैं या खामियां हैं जो आप अपने अनुभव या जीवन को बेहतर समझ पाने की वजह से देख पा रहे हैं, उसको आप सही समय पे बता दें, उसको समझा दें। हो सकता है कि वो आप जो बता रहे हैं वो उससे इत्तेफाक रखे या ना रखे, क्योंकि दृष्टिकोण अलग होगा। एक 13, 14, 15 वर्ष का बालक जीवन को जिस रूप में देखेगा, समझेगा, वो आपसे भिन्न होगा। लेकिन कम्युनिकेशन अगर आपका बहुत फ्री फ्लोइंग है, तब कहीं ना कहीं आप एक मीटिंग पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। कहीं ना कहीं आपका संवाद, आपके विचारों का आदान प्रदान ऐसा होगा जब आप उसका इडियम समझने लगेंगे और वो आपका। और वो आदर्श स्थिति है कि आप संवाद जारी रखें और संवाद को उस स्तर पे ले जाएं जहां आप उसे अपने स्तर पे कभी कभी उठाएं और कभी कभी उसके स्तर पे गिर के बात करें। गिर के, ये नहीं मतलब अर्थ ये नहीं है कि आप संवाद का स्तर गिरा रहे हैं, बल्कि आप जहां पर वो समझ पाने की स्थिति में है उसके स्तर तक पहुंच के, हाँ, उसके स्तर तक पहुंच के आप खुद भी उसी अवस्था में अपने आप को पहुंचा के उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें, बजाय ये अपेक्षा करने के कि वो आपके, क्योंकि आप तो उस दौर से गुजरे हैं, वो अभी तक आपके दौर पे नहीं पहुंचा है। क्या बात है। तो आप चूंकि खुद बच्चा रह चुके हैं और आपने भी वो सब अनुभव किया है जो शायद आप आज कर रहा है, तो आप इस स्थिति में हैं कि आप उस बच्चे को बेहतर समझ सकते हैं, उस बच्चे को बेहतर समझा सकते हैं। जैसा कि नीलेश ने पहले भी कहा कि पहले माहौल दूसरा हुआ करता था। पहले बच्चे का मौन भी इतना अधिक नहीं होता था। बच्चे बहुत बोलते थे और
जिनसे बोलते थे उनकी संख्या भी बहुत होती थी, घर में, बाहर, स्कूल में। आउटलेट के माध्यम जो थे ना वो बहुत सारे थे, बहुत सारे थे। और पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कभी कभी टीचर्स शिकायत करती बात थी, तो नहीं है। कभी ये भी बोलती थी कि ये बच्चा बहुत बातूनी है, किसी किसी के लिए ये भी बोलती थी कि बहुत शाई है। तो ये तो हर युग में होता है कि कुछ लोग अपने भाव और अपने विचार बड़ी स्पष्टता के साथ रख देते हैं, कुछ लोग शर्मीले होते हैं। आज शर्मीला होने की वजह से वो चुप है ऐसा नहीं है, ऐसा है, बहुत सारा ऐसा है जो वो किसी से कह देना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं लग रहा है कि वो कौन है, किससे कहा पहचान जाए? नहीं पा रहा है, किससे कहे, माँ से कहे, पिता से कहे, बहन से कहे, भाई से कहे, मित्र से कहे, उसे समझ में नहीं आ रहा। तो इस संवाद की सहजता को हमें कहीं ना कहीं सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और अगर ये कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत डिस्टेंस है। हाँ, कभी आप डांटेंगे, कभी आप हंसेंगे, कभी आप खेलेंगे, कभी ज़्यादातर आप अच्छे मूड में ही रहेंगे, अच्छी बातें होंगी। बहुत यदा कदा कभी ऐसा होगा जब आपको आपके अंदर का पिता जागेगा, बोलेगा नहीं, अगर आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो हम तुम्हें कूट भी सकते हैं। ये कूट देने की जो क्षमता है और कूट देने का अधिकार है वो हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और ये कूटनीति छोड़ देनी चाहिए। नहीं, ये और कूटनीति छोड़ देनी छोड़ चाहिए। और अमित जी ऐसा है ना कि अगर आप बच्चों के साथ अच्छा, बच्चे ही नहीं ऑफिस में भी, अगर ये तो अनुशासन जो आप लागू करते हैं घर पे भी ऑफिस में भी है, अगर आपने उसको अपना लिया है, जैसे बताया ना फ्रेंडली, आपने संवाद की सहजता को बरकरार रखा है, यकीन मानिए आप उसको डांटेंगे भी ना तो उस डांट में उसको सीख दिखेगी, उसको डांट में उसको विंडिक्टिव नहीं बनेगा, वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होगा, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है कि पहले हम अगर वो दौर से गुजर जाएं, उसके बाद वो पिता बनने की कोशिश करें, कृष्ण ना बने। कृष्ण का भी वो, कृष्ण और सांबा जो उनके पुत्र थे, कृष्ण भी क्रोधित हुए थे, कृष्ण ने भी उनको शाप दिया था, लेकिन शाप देने के बाद उसका उनको निकाला भी कृष्ण ने। तो या तो वो चरित्र हो कृष्ण का कि हमने अनुशासन किया और उसको फिर उसको रियलाइजेशन कराया और उसको उस नदी में नहला के उसका कोढ़ भी दूर किया, जो शाप से दूर किया, पिता ने वो भी किया, फॉस्टरिंग भी किया और उसको दंड भी दिया। मुझे नहीं लगता वो उस तरह का चरित्र अब पिता का चरित्र है जो कृष्ण को के रूप को धारण कर सके। लेकिन मुझे लगता है कि संवाद की शैली से जो जनित रिश्ते होते हैं, जो फ्रेंडली, उसके बाद अगर आप उसको डांटते हैं, पीटने कूटने की बात नहीं, डांटते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी सीख होगी। आपकी एक लाइन मुझे याद आ रही है, पिछले पॉडकास्ट में आपने कहा था कि ये लाइन बड़ी खतरनाक होती है कि हमारे दौर में ऐसा होता है। हाँ, ये आपको इमीडिएट डिस्कनेक्ट कर देती है, घर में भी ऑफिस में भी। जैसे आप बोलते हैं कि हमारे ज़माने में हमने तो ये किया था, तो वो आपको देखता है कि किया था तो कहाँ है। आप अपने आप को सामने कर देते हैं और आपसा वो बनना नहीं चाहता है। यू शुड नॉट ट्राई टू मेक हिम और शेप हिम द वे यू हैव बीन सो फार। आई थिंक ये एक पेरेंटिंग का सबसे बड़ी गलतफहमी है कि 98% आ गया तो दुखी हैं, परसेंटेज में उसको तौलते हैं, उसकी सक्सेस और फेलियर हर दिन उसका, अब या पैसे से सक्सेस को जोड़ देते हैं या कोई इवेंट से, तो वो बच्चा जैसे वो तो जब भ्रमित हो जाता है या उसको लगता है कि अरे ये तो मेरा पैसा मान लीजिए खो गया उसका, या उसको कोई अचीवमेंट नहीं हुआ, उसको लगता है लाइफ और उससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, मुझे लाइफ ही ख़त्म कर देनी चाहिए। मुझे लगता है पेरेंटिंग का ये है कि एक उसको एक मैक्रो लेवल पे उसको बढ़ाना चाहिए, उसके व्यक्तित्व को विकास करना चाहिए, जहाँ पे वो सब मूल्य हों। बुनियादी गलती ये नहीं होनी चाहिए कि हम उसको छोटे लक्ष्य से उसकी परवरिश करें, उसको निर्धारित करें कि आप 98% पे दुखी है, बताइए। हम लोग मतलब उस जमाने में, और जमाने में गुड सेकंड क्लास यूज्ड टू बी द बेस्ट जी। और कोई फियर ऑफ वो नहीं था, फेलियर नहीं था, एक संयम था, धैर्य था। अपना संयम है ना धैर्य है। हर आदमी हर दिन आस्किंग रेट पे जी रहा है। 2020 मैच में अपने बच्चों को रखा है कि आज का मैच में क्या हुआ। नोबडी हैज द पेशेंस। बट इसमें एक बात सर आप कह रहे थे, मेरा एक मत है इसमें, हम हमेशा ये सुने कि अपने पिता की तरह बनो, ये कहा जाता है। अब आप कह रहे हैं कि वो नहीं चाहता कि वो आपकी तरह बने। अब इसमें समझना बहुत जरूरी है कि वो बनना चाहता है। मेरा बिल्कुल इसमें स्पष्ट दृष्टिकोण है। उस जमाने में जो एक्सपोजर था वो बहुत लिमिटेड था। उस जमाने में जो प्रोफेशंस थे बहुत लिमिटेड थे, चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी।
आज आप बच्चा क्लास 7th 6th 7th 8th 9th के बच्चों से आप बात करिए, यू विल रियलाइज द ग्रेविटी, रियलाइज द डेप्थ ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, क्या उनको एक्सपोजर है, आपने किस संघर्ष के साथ आप यहाँ पहुँचे, वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो संघर्ष वो करे ही करे और आप ही वो अल्टीमेट है, बिकॉज नाउ दे आर ओपन टू एंटायर वर्ल्ड, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता नहीं कि आज के दौर पे वो कंपैरिजन ज़रूरी है, और ख़ासतौर से पिछले 30-40 सालों में बहुत अंतर आ गया। आप दोनों की बातों को मिलाते हुए मैं, क्योंकि मेरा काम मॉडरेट करना है तो इसलिए मैं मॉडरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरफ नीलेश का ये मत है कि आज जो बच्चा है वो सिर्फ अपने माता पिता को ही नहीं देख रहा, उसके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं जो उसके रोल मॉडल भी बन सकते हैं, और उसका एक्सपोजर चूँकि बहुत ब्रॉड है इसलिए वो इंस्पिरेशन बहुत जगह से डिराइव करता है, और फिर उसके पास ये मेधा भी है, ये विवेक भी है कि वो कैसे, और एक्सपोजर भी है कि कैसे वो उस चीज़ को निर्धारित करेगा जो वो बनना चाहता है। ये सच है, आज के दौर में ये भी सच है। दूसरा ये सच है कि एवरी फादर और एवरी मदर इज़ ऑल्सो अ हीरो टू हिज और हर चाइल्ड। ये भी सच है कि बच्चे को आप भले ही अपने जैसा बनाना ना चाहें, लेकिन बच्चा कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप जैसा बने। फिर आप जैसा अगर बने तो ये आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप क्या हैं और क्या बच्चे को दिखा रहे हैं, इसमें कोई विरोधाभास ना हो। क्योंकि अगर आप हैं कुछ और दिखा कुछ रहे हैं तो आप अपने बच्चे का नुकसान करें। आपको बहुत, जो हम लोग बार बार बोलते हैं कि आपकी पेरेंटिंग की स्टाइल बड़ी ही सीमलेस और अनऑब्ट्रूसिव होनी चाहिए। आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आप बाप हैं, लेकिन फिर भी उसको ये लगना चाहिए कि आप उसके पिता हैं, और उसको इस बात का गर्व होना चाहिए कि आप उसके पिता हैं। तो अगर आप ये कर पाने में समर्थ हैं तो शायद आपकी पेरेंटिंग सक्सेसफुल है। अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं आप विफल हैं। और हर व्यक्ति जो है चाहता तो यही है कि बहुत ही अच्छे ढंग से अपने बच्चे को पाले। कोई भी अपने बच्चे का अहित तो नहीं चाह सकता। जिसके अंदर भी ज्ञान बुद्धि विवेक है वो अपने बच्चे को ऐसा कुछ नहीं देना चाहता जो उसके हित में ना हो। यहाँ से थोड़ी सी दिशा आगे बढ़ रही है इस बातचीत में सर। हम अब थोड़ा रिश्तों पे जब हम बात कर रहे थे तो बच्चों का बचपन डिपेंड कर रहा है कि घर में माता पिता का आपसी रिश्ता कैसा रहा है। उसमें हमेशा एक लाइन हम सुनते हैं कि जब आपके आर्गुमेंट्स हों, जब आप एक दूसरे से बहस कर रहे हों, तो एक आदमी को चुप हो जाना चाहिए। अगर दूसरा बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो एक व्यक्ति को चुप हो जाना चाहिए। उसमें एक मत अब आजकल जो डिस्कस हो रहा है, जिस पे चर्चा हो रही है कि क्या एक ही व्यक्ति को हमेशा चुप हो जाना चाहिए? क्या वही व्यक्ति हमेशा ये तय करे कि मैं चुप हो जाऊं और सामने वाला व्यक्ति सिर्फ बोले? ये कैसे तय होगा? क्योंकि इस पे अब बहस शुरू हो गई है कि अगर ये कहा जाता है कि कोई बहस कर रहा है तो आप मौन हो जाइए, तो क्या मौन में जाने वाला वो वही व्यक्ति हो, दूसरा वाला ना हो? देखिए, इसमें भी आपने 2 जनरेशन्स को जोड़ा है। मर्यादा, जब हम पहले दौर में जाते हैं तो पहले जो पति और पत्नी का रिश्ता था उसमें पति एक रिस्पेक्टेबल फिगर था, एक डोमिनेंस का सिंबल था, और विमेन यूज्ड टू बी लिटिल बिट क्वाइटर। तो जब वो अगर डांट रहा है तो सामने बहस करना एक मर्यादा का उल्लंघन माना जाता था। लेकिन जैसे मैंने बोला, दौर बदल गया है, अब दोनों बराबर के हैं, और क्यों ना हो, पढ़ाई लिखाई, एम्पावरमेंट, सोच का जो क्वालिटी है वो सब एक जैसी है। लेकिन अब ये बहुत कठिन है कि किसको चुप हो जाना चाहिए। लेकिन ये बात सच है कि अगर एक चुप हो जाता है तो वो समय निकल जाता है, जो क्रोध का समय है निकल जाता है। वो विवेक कौन धारण करे, ये, और वो संयम कौन धारण करे उस आर्गुमेंट के दौर पे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन कौन करेगा, ये आपसी एक महत्व की बात है कि हम कितना महत्व देते हैं रिश्ते को और एक दूसरे को। मुझे लगता है कि जो कटु क्षण आता है उस समय बहुत सारे विधियां हम लोग को बताई जाती थी पहले कि आप सांसें करो, आप प्राणायाम करना शुरू कर दो, आप ये करो वो करो, सो दैट यू अवॉइड दैट सिचुएशन। लेकिन इतनी
आपाधापी की जीवन है इस समय, किसी के पास समय नहीं है एक कटु क्षण को रोक पाने का भी। वी फॉल प्रे टू दैट। लेकिन जब हो जाता है तो उसमें कौन चुप होगा, ये एक तय कर पाना मर्यादा, ये बहुत मुश्किल है कि किसको चुप हो जाना चाहिए। लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि एक को चुप हो जाना चाहिए। किसको चुप होना चाहिए, ये आपस के रिश्तों का जो सामंजस्य है, जो रिश्तों की जो गहराई है, उस समय उनको सोचना चाहिए। और ख़ास तौर से जो आपने बात बोली, अगर ये घर में परिवार के अन्य सदस्यों के सामने ये अगर हो रहा है, तो इससे गलत बात नहीं हो सकती है, बिकॉज़ उसके कई मायने जो निकलते हैं। और बच्चों का बुद्धि कितना परिपक्व है रिश्तों को समझ पाने का, या उस आर्गुमेंट के इंटेंट को समझ पाने का। वो सिर्फ कंटेंट देख रहे हैं, इंटेंट नहीं देख पा रहे। और कंटेंट उनको कितना प्रभावित कर रहा है और कितना दूषित कर दे रहा है, और वो उसका इम्पैक्ट उसके कक्षा में, उसके जो साथ सहपाठी हैं उनके साथ उसका आचरण कैसा हो रहा है, वो फीडबैक हमें नहीं मिल पा रहा। मुझे लगता है कि पहले तो हमें मतभेदों से तो हम नहीं बच सकते हैं, लेकिन जब कभी मतभेद हों तो ये ज़रूर हमारे रिश्तों की परिपक्वता होनी चाहिए कि हम अपनी बात कैसे करें। अगर हम चिल्ला के बात करेंगे तो ये तो कोई एक परिपक्व समाज का को नहीं दिखाता है, तो गैर जिम्मेदार आप माने जाएंगे। इतनी भी आज़ादी जो शब्द आता है रिश्तों में भी आजकल आ गया है। कुछ भी आप बोले, आपने पिछली बार बोला था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस। मुझे लगता है आज़ादी से ज़्यादा सबसे ज़रूरी शब्द है जिम्मेदारी। आज़ादी जो है वो आपको मिल सकती है, लेकिन जब आप जिम्मेदार व्यवहार करते हैं, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बट वो आपका पहला लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि कौन चुप हो ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन किसी को ज़रूर चुप हो जाना चाहिए अगर एक आदमी आवेश में है। ये भी डिस्कस होने लगा है कि जिसने शुरू में ये तय कर लिया कि वो चुप हो जाता है, परंपरा बन जाती है कि वही चुप रहता है। मुझे आप का शोभ देखकर जो है लग रहा है कि आप अक्सर चुप हो जाते हैं। लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम लोग भी अक्सर चुप रहते हैं। लेकिन जो नीलेश ने कहा, अब आदर्श स्थिति तो ये है कि कहीं पे भी मतभेद ना हो, कोई विवाद हो ही ना, किसी तरह की कटुता हो ही ना। बट ये शायद संभव नहीं है, बहस आगे ना बढ़े। हम लोग एक रियल वर्ल्ड में रहते हैं, हम सब लोग हाड़ मांस के बने हुए मनुष्य हैं, और मनुष्य अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ढंग से रिएक्ट करता है, और वो खुद किस दौर से गुजर रहा है, वर्क का, काम का कितना प्रेशर है, उसके भाव जगत में क्या चल रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके रिस्पॉन्स को नियंत्रित करेंगे या निर्धारित करेंगे। अच्छा तो ये होगा कि दोनों लोग चुप हो जाएं, लेकिन शायद वो चुप्पी भी अच्छी नहीं होगी। चुप्पी से कहीं अच्छा है कि आर्गुमेंट हो रहा है, बातचीत हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो भी अच्छा है। क्योंकि अगर इनडिफरेंस है, अगर उपेक्षा का वो स्तर है जहाँ इस बात का कोई अर्थ ही नहीं है कि आपकी बात मुझे इस ढंग से भी प्रभावित नहीं कर रही है कि मुझे मेरे अंदर क्रोध को जन्म दे, तो वो संबंध मर चुका होता है। तो इसलिए अगर आर्गुमेंट हो रहा है तो अच्छी बात है, बट आर्गुमेंट कितनी देर तक। और अक्सर जो है, जैसे मजाक में कई बार मेरे बच्चे ही मुझसे कहते हैं, यार तुम हर बार सुन लेते हो। अच्छी बात है, हम हर बार सुन लेते हैं, क्योंकि मेरे अंदर सुनने की शक्ति है, तो हम सुन लेते हैं। कभी कभी हम सुना भी देते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सुनने सुनाने में कोई बुरी बात नहीं है। संवाद होते रहना चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप चुप हो जाते हैं तो वो आर्गुमेंट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। आप बोलते हैं ठीक है जो आप बोल रहे हैं, और ये सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं है जी, ये पति पत्नी के बीच में नहीं है, ये मित्रों के बीच में हो सकता है, पिता पुत्र के बीच में हो सकता है, किसी भी दो संबंध के बॉस सबऑर्डिनेट में हो सकता है। जी। जहाँ पर समानता है वहाँ पर आपका ये अधिकार है कि दोनों लोग चुप ना हो। जहाँ पर हायरार्की है वहाँ पर शायद एक के पास ये अधिकार भी नहीं है, क्योंकि उसी को चुप होना है। जी, पति पत्नी के रिश्ते पर बहस इसलिए होती है क्योंकि ये एक ऐसा संबंध है जिसमें दो अनजान लोग
अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए, अलग अलग परिवेश से आए हुए, अलग अलग बायोलॉजिकल मेकअप के लोग एक साथ आते हैं और सबसे नज़दीक हो जाते हैं। एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में बंद के एक नए इंस्टीट्यूशन फैमिली को क्रिएट करने के लिए, जो समाज चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब उनसे ये अपेक्षा करना कि वो लड़े नहीं, उनके बीच में किसी तरह का आर्ग्यूमेंट ना हो, सब कुछ ब्लिसफुल हो, ये संभव नहीं है, ये रियलिस्टिक नहीं है। भाई 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 में, भाई बहनों में, दोस्त दोस्तों में भी आर्ग्यूमेंट होते हैं, जी। बहुत गहरे मित्रों में आर्ग्यूमेंट होते हैं, और एक दूसरे को लोग कड़वे शब्द भी सुनाते हैं और फिर हंसते खेलते हैं। तो वैसा ही शायद पति पत्नी के बीच में भी होता है और होना चाहिए। कितनी बार सुनाते हैं हम लोग, सुनते हैं। तो बच्चों हाँ, हम लोगों में भी आर्ग्यूमेंट होते हैं। हाँ। हम भी जो है बहुत बार ऐसा होता है जो ये बोलते हैं कि तुम बहुत कड़वा बोलते हो। तो बोलते हैं हम, जैसे हैं वैसे हैं, सुनो। अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है सुनने के अलावा, तो सुनते हैं। तो हम लोग तो ऐसे हैं जैसे दांतों के बीच में जीव रह रहा है। 35-40 वर्षों से ये दोस्ती कायम है, और हर बार जो है आर्ग्यूमेंट अगर होता भी है तो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, फिर हंसी में ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि किसी न किसी को चुप हो जाना चाहिए। दोस्ती इसलिए कायम है क्योंकि सुनने सुनाने का दौर जारी है सर। सुनने सुनाने का, अमित जी, हम लोग के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई, आर्गुमेंट हुआ है, आर्गुमेंट हुआ है फॉर बट नॉट फॉर समथिंग जिसमें कि हम लोग का कोई अपना निजी स्वार्थ हो। वी वुड हैव डिस्कस्ड ऑन सर्टेन टॉपिक, वहाँ पे आर्गुमेंट हुआ है, बहुत हेल्दी आर्गुमेंट है। और मैं ये समझता हूँ इसलिए है बिकॉज शायद हम लोग एक दूसरे को समझ पाए, हम लोग अपनी अपनी सीमाएं जान पाए, मानसिक सीमाएं, कि हम लोग की सोच कहाँ तक है। मुझे लगा कि सबसे अच्छा रिश्ता वही होता है जहाँ पे ये समझ हो जाए, और आप इतने साल एक साथ रहते हैं साथ में, और ये समझ भी आप विकसित नहीं कर पाए, और फिर आप वापस आ गए उसी जहाँ से आपने शुरू किया था आपकी सोच। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका वो समझ का दौर गड़बड़ था। मुझे नहीं लगता हमारा और आशुतोष बहुत सालों से हैं किसी ऐसे पॉइंट पे फंडामेंटल आर्गुमेंट हुआ हो जो हम लोगों से काफ़ी वैसा जुड़ा हो। थर्ड पॉइंट पर डिस्कशन हुआ एंड वी प्रोबेबली एग्रीड और वी एग्रीड टू डिसएग्री ऑन सर्टेन थिंग्स एंड वी केप्ट इट दैट वे। तो मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा कुछ है। बट महादेव ने जीवन कभी ऐसा नहीं, मैं चुप हूँ। ये सुना रहे हैं और मैं चुप हूँ, क्योंकि इस समय मैं इनकी किसी बात को असहमत नहीं, काटने में सक्षम नहीं है। सक्षम तो हूँ, लेकिन काटना नहीं चाहूंगा, क्योंकि दोस्त है मेरा। जी। महादेव ने गरलपान सिखाया, तो क्या महादेव हमेशा हम कहते हैं ना, हम उनके बहुत बड़े भक्त हैं, और बहुत लोग कहते हैं कि हम तो उनको बहुत मानते हैं। और सर इस पर चर्चा जब होती है तो वो एक बार जरूर इस पर हम चर्चा करते हैं कि क्या विष को धारण करने का, अगर हम लोग ओन करते हैं कि अगर रिश्ता चलाना है तो विष तो मुझे ही पीना पड़ेगा, तो चलो मैं इसके लिए तैयार हूं, तो क्या ऐसा सोचना, इस दिशा और इस अलाइनमेंट के साथ सोच को आगे बढ़ाना और उस विषपान को जारी रखना क्या सही है? देखिए, उसको विष कह सकते हैं हम, चूंकि रिश्तों की बात कर रहे हैं, तो रिश्तों के घर्षण में मुझे नहीं लगता विष निकलता है। विष जो निकलता है वो विचारों के एक सोच का जो तरीका है, मुझे लगता है उसकी असहमति और सहमति से आपका अभिप्राय है। लेकिन उसको पान करना में टॉलरेंस है, मतलब आपका धैर्य कितना है, हम रिश्तों को कितनी अहमियत देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अदरवाइज डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यू हैव ए चॉइस नॉट टू गेट इनटू ए रिलेशनशिप और टू स्टेप आउट ऑफ द रिलेशनशिप। मुझे लगता है हम धैर्य तभी धारण करते हैं, या जो गरलपान आप बोल रहे हैं, कि हम रिश्तों को बहुत अहम मानते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि रिश्ता छूट जाए एक हमारी नासमझी से या उसकी नासमझी से। तो ये तो परिपक्वता का एक बहुत बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोई आदमी आपको वो पान कर ले, रुक जाए, और समय आने पर, जब समय आए, जब समय ठीक हो, उसका मनस्थिति ठीक हो, जैसा अभी आशुतोष ने बोला, वो किस मनस्थिति में है, कौन क्या सोच रहा है, जब लड़ाई होती है वो किस दौर से गुजर रहा है। मुझे लगता है अच्छा दोस्त, अच्छा मित्र, अच्छा साथी, अच्छा पिता माता वही हो सकते हैं जब हम उस समय के सिचुएशन को देखें, उसको जाने दें, और फिर संवाद जो सहज जो शैली है उसके माध्यम से हम बताएं या अपनी बात रख सकें, वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन गरलपान या जो कहें विष, वो हमेशा हर समय हर घड़ी होता ही रहता है, बिकॉज आप हर सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। एट टाइम्स यू नो हैव ए रिस्ट्रेंट, यू जस्ट स्टेप बैक। वो स्टेप बैक ही गरलपान है कि हम टॉलरेट करते हैं और सोचते हैं कि ये रिश्ता हमारे लिए बहुत अहम है, मेरे अहम से ज़्यादा रिश्ता अहम। मुझे लगता है कि हर रिश्ते में दोस्त बनना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ दोस्त
और दोस्तों के बीच में दोस्ती हो ऐसा नहीं। जैसे पिता पुत्र, पिता पुत्री, माँ बेटे, माँ बेटी और भाई बहन के बीच में भी दोस्ती वाला भाव अगर है तो वो रिश्ता बड़ा सुंदर बना रहता है, क्योंकि फिर आप थोड़े से नॉन जजमेंटल होकर एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ पर ये रिश्ता है कि हम सिर्फ पति पत्नी, सिर्फ पति पत्नी नहीं है, आप दोस्त भी हैं। और अगर आप अच्छे दोस्त नहीं हो सकते तो वो रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आप दोस्ती का भाव महसूस कर रहे हैं तो आप केयर करेंगे, आप बहुत सी बातों को अनदेखा करेंगे, बहुत सी बातों पे चुप रहेंगे, क्योंकि दोस्ती बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोस्ती के भाव को, जो सख्य भाव है ना, वो हर रिश्ते में कहीं ना कहीं किसी अंश में होना चाहिए। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि आपका लक्ष्य क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप उस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, उस रिश्ते की अहमियत क्या है आपकी नज़र में। आप अगर उस रिश्ते को बचाना चाहेंगे तो आप उसके लिए वो सब करेंगे जो बचाने के लिए ज़रूरी है। आप अगर अपने बच्चों को संसार में लाए हैं, उन बच्चों की आवश्यकता है, ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ये बायोलॉजिकल आवश्यकता है, उन्हें दोनों माँ बाप, माता और पिता दोनों चाहिए। जी। तो आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि आपका रिश्ता स्वस्थ बना रहे, क्योंकि आप इन बच्चों को संसार में लाए हैं, उनको बड़ा करने की जिम्मेदारी और उनको ठीक से बड़ा करने की जिम्मेदारी दोनों की। दूसरी बात ये है कि हम एक ऐसे संसार में भी रहते हैं जहाँ सब कुछ आदर्श नहीं है, जहाँ ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ संवाद से सब कुछ हल हो जाएगा, या सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा सोच रहा है इसलिए दूसरा व्यक्ति भी ऐसा सोचेगा। नहीं, बहुत सारे रिश्ते ऐसे भी हैं जहाँ शायद ये विकल्प ही नहीं बचता लोगों के पास कि वो साथ में रह सके। ना चाहते हुए भी लोगों को संबंध विच्छेद करना पड़ता है, क्योंकि वो शायद एक के लिए या दोनों के लिए या सबके लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसा भी अगर होता है तो वो भी जीवन की इति नहीं, उस पर भी कोई जजमेंट नहीं। सबकी स्थिति अलग है, सबका जीवन शायद अलग स्तर पर है, सबके जीवन की सच्चाई अलग है। उस सच्चाई से मैं परिचित नहीं हूँ, आप परिचित नहीं हैं, ये परिचित नहीं। तो उस पर किसी तरह का निर्णय देना या किसी तरह का जजमेंट देना हम लोगों के लिए ठीक नहीं हो। बट जहाँ तक हमारे अनुभव की बात है, हम अपने सीमित अनुभव के आधार पे ये कह सकते हैं कि बहुत सारे रिश्ते बचे रह सकते हैं, बने रह सकते हैं, सुंदर बनाए जा सकते हैं संवाद के माध्यम से। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों के मित्र अगर आप बन सकेंगे तो बड़ी अच्छी बात होगी। अब कोई आपका बच्चा है जो टीन्स में है, बड़े होने के क्रम में अगर वो गाना गुनगुना रहा है या मोबाइल देख के मुस्कुरा रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है। लेकिन उस पर कोई वैल्यू जजमेंट देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 15-16 वर्ष की उम्र में आपने भी कुछ कविताएं लिखी थी, बहुत सुंदर, और आपने भी कुछ गीत गुनगुनाए थे, आपके अंदर भी कुछ भावनाएं उमड़ी थी। तो आपको पता है कि ऐसा तो होगा, ये तो स्वाभाविक है, नेचुरल है और बड़ी अच्छी बात है। आप उससे हंस के पूछ सकते हैं। अगर आपकी में सहजता, संवाद की सहजता है, तो शायद वो खुल के बता देगा। खुल के बता देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताता है तो आप समझ लीजिए और आनंद लीजिए उसके बड़े होने का, क्योंकि उसके भाव जगत के अनुभव उसके हैं, वो उसकी पूंजी है। जैसे आपके बड़े होने के क्रम में आपके अनुभव वो आपकी पूंजी है, आपकी स्मृतियां हैं, जो बहुत सारी मीठी स्मृतियां हैं, बचपन की स्मृतियां हैं, बड़े होने के क्रम में कॉलेज के दिनों की स्मृतियां हैं, उसके बाद की स्मृतियां, वो स्मृतियां हैं। और वो सारी स्मृतियों ने आपको वो बनाया है जो आज आप हैं। तो इसलिए किसी तरह अवाक हो जाना या परेशान हो जाना कि देखो ये तो अभी भटक रहा है, भटक नहीं रहा है, वो सिर्फ एक अनुभव की प्रक्रिया से गुजर रहा है।
और उस अनुभव में जो अर्जित करेगा वो उसकी पूंजी होगी, ये विश्वास है मेरा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को आप एक खुला आसमान दें उड़ने के लिए, और साथ में ये विश्वास भी दें कि अगर किसी कारण से मान लीजिए उस आकाश में उड़ने के क्रम में वो गिर जाता है, तो एक पिता के रूप में आप बाहें फैलाए खड़े हैं और आप उसको थाम लेंगे। ये विश्वास अगर उसके पास है तो वो बहुत ऊंचा उड़ेगा। और यहाँ फिर मैं नीलेश की बात से ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि आपको एक ऐसा वृक्ष बनना होगा कि जहाँ पर आप उसको जितनी छाँव वो चाहता है वो छाँव तो दे रहे हैं, लेकिन आप उस छाँव से उसको पूरी तरह से ढक भी नहीं ले रहे हैं कि उसे वो धूप ना मिले जो जिसका उसे वो बड़े हक है। होने के लिए या उसे खिलखिलाकर हंसने के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है जो पेरेंटिंग में आपको इंश्योर और करना है, और मुझे लगता है कि अगर आप समझदारी से ये काम करेंगे तो बड़े अच्छे ढंग से किया जा सकता है। ये एक बड़ा जॉयफुल एक्सपीरियंस है पिता होना। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो भाव बड़ा सुखद होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुखद होता है जब आप दिन प्रतिदिन आप उनके अनुभव देख कर मुस्कुराते हैं, क्योंकि आप उस दौर से गुजरे हो। गुजरे हुए सर। और इसी बात को रखते हुए कि बच्चों में भी सेल्फ एस्टीम होती है, सम्मान जिसे हम कहते हैं। हमारे ज़माने में तो हम बच्चों का कोई सम्मान ऐसा कोई बताया नहीं गया था, लेकिन चूंकि रिश्ते चलते आ रहे हैं इसका मतलब है उसमें सम्मान था। लेकिन अब सम्मान जो है वो रखना चाहिए, दोस्ती हो चाहे रिश्ता किसी भी माता पिता हो या बच्चों के साथ हो, एक सम्मान निहित होना चाहिए बच्चों का भी। सेल्फ एस्टीम आज की अगर हम जनरेशन को देखें तो दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट दिस सेल्फ एस्टीम। तो इसी बात को आई वांटेड टू ऐड कि रिस्पेक्ट ऑल्सो इज समथिंग विच इज हैज़ टू बी एंश्योर्ड। ये हम बच्चों को फील हो रहा है कि दे आर ऑल्सो, देयर ओपिनियंस आर रिस्पेक्टेड, देयर स्टाइल, देयर जो शैली है उनकी, everything has to have a sense of respect from your side. बट सर आपने जो बात कही मुझे एक कारण उसमें अब नज़र आता है। बच्चों की पिता से, बच्चों की माँ से जो दूरी हो रही है उसका एक बड़ा कारण ये है कि आप जब 15 वर्ष के थे, आप ये उस वक्त रियलाइज़ नहीं करते जब वो उस 15 वर्ष के आयु के अपने बच्चे में अब जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, आप अपने उस 15 वर्ष को याद नहीं करते। जब आप 15 वर्ष की आयु के थे, जब आपके अंदर जो भाव चल रहा था, आपने बहुत अच्छी बात कही। और शायद यही वजह है, ये चीज़ अगर एक सिरा आपने पकड़ लिया, इसका मतलब बच्चे के मर्म को पकड़ लिया आपने, और वहीं से अगर आपने ये स्टिचिंग शुरू कर दी, वो आपसे नज़दीक आना, आपसे क्योंकि करीब हमारी होना शुरू हो गया। जनरेशन को ये अपराध बोध है कि जो बचपन हमारा 15 साल का था वो आज हम शायद नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो खुलापन जो वो समाज के साथ जो बच्चे हम लोग खेलते थे, जो हम लोग का जो आउटलेट की बात की, हम लोग के पास आउटलेट थे, परिवार में भी थे, परिवार के बाहर भी थे। आज आउटलेट सीमित हो गया है, और इतना सीमित हो गया है कि मुझे लगता है कि आज के जनरेशन के जो कोशिश तो हम लोग पूरा सब लोग करते हैं कि वो उसको कंपेंसेट कर सकें, लेकिन जो बाह्य वातावरण था उससे उसका इंटरेक्शन काफ़ी आज की जनरेशन का कम हो गया है। कई साधन भी आ गए हैं उनके पास, और जो बच्चे बैलेंस कर पा रहे हैं, जो परिवार बैलेंस कर पा रहे हैं, वहाँ मुझे लगता है विकास पूरी तरीके से उनका समृद्ध विकास होता है, और वो एक मुझे लगता है इट इज़ अ डिज़ायरेबल सिचुएशन। क्या कहेंगे सर इस पे? मतलब मैं एक क्लोजिंग कमेंट चाहता हूँ आपसे कि आप इस पे, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, क्योंकि मैं एक बात यहाँ ज़रूर कहना चाहता हूँ, आप लोगों की बात उन स्कूलों तक, उन स्कूल के बच्चों तक, और ये बहुत कम आज के दौर में हो रहा है कि बच्चे कुछ ऐसी रील्स शेयर कर रहे हो जिसमें ऐसी बातचीत हो जिसमें उनको ऐसा लग रहा हो, जिनको ठहर के लग रहा है कि कोई तो उनके बारे में ये बात कर रहा है। ये तो हम लोग की कोई बातों तो को है। वैलिडेट करता है कि जी। वो बहुत परिपक्व हैं, जी, जो इस महीन बातों को, जो रिश्तों की गहराई, और बेसिकली या ये कहिए बहुत सहज हैं कि समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं। क्योंकि मेरा तो राय सबसे यही रहेगा, माता पिता से भी बच्चों से भी, कि जैसे हैं बी एज यू आर, और उन बच्चों को आगे बढ़ने दें जो उनके गुण हैं। गुण की खोज देखिए, आपका सिर्फ यही एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए कि अपने बच्चों में जो गुण हैं जो आप दे पाएँ वो बाद में सोचिए, जो नैसर्गिक गुणों के साथ जो वो इसकी जो पैदा हुए हैं, जिन्होंने जन्म लिया है, उन्हीं गुणों को हम और आगे बढ़ाएं, अपने अनुभव से, अपने ओरिएंटेशन से, अपनी परवरिश से, अपनी अच्छी बातों से उसको उसी दिशा में ले चलें जिस दिशा में उसके गुण आप देख पा रहे हैं। यही मुझे लगता है माता पिता का सबसे अच्छा
एक गिफ्ट होगा। और बच्चे का प्रोजेक्ट 15 से 20 साल का ही लें। अगर आप उम्र भर का ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर वो आप ही में कमी रह गई है कि अगर पूरे उम्र का प्रोजेक्ट ले लिया है। बच्चे को उसी सीमित अवधि से ही आप उसका प्रोजेक्ट लें, बहुत लंबा प्रोजेक्ट लेके ना चले। आप दोनों बोल चुके हैं, आप लोगों ने सुना दिया है, अब मेरे पास चुप रहने का विकल्प नहीं है। तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी आज कहा गया और जो हमने एक दूसरे को सुनाया, उसका लक्ष्य यही था कि हम यही चाहते हैं कि हर परिवार हंसता खेलता हुआ हो, हर बच्चे का बचपन खुशहाल हो और बच्चा अपनी पूरी संभावनाएं तलाश कर पाने में समर्थ हो, वो पाए, उन संभावनाओं में और निखार करने में समर्थ हो। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, जिसमें माँ बाप की बहुत बड़ी भूमिका है। माता पिता इस भूमिका का निर्वहन अगर पूरे विवेक के साथ करेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चा अवश्य अपनी संपूर्ण संभावनाएं तलाश कर पाने में समर्थ होगा। इसके साथ ही शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है। शिक्षक और जो उसके विद्यार्थी हैं उनके बीच का संबंध बहुत ही वो भी एक बड़ा सुंदर रिश्ता होता है। उस रिश्ते की सुंदरता बनी रहे, बढ़ती रहे, हमारी ये भी अपेक्षा है। शिक्षार्थी शिक्षक के प्रति एक श्रद्धा का भाव रखे, एक सम्मान का भाव रखे और शिक्षक वैसे ही अपने उस शिक्षार्थी का ध्यान रखे जैसे शायद वो अपने बच्चे का रखेगा। तो पेरेंटिंग जो है वो घर में भी रहेगी और पेरेंटिंग स्कूल में भी रहेगी। और जैसा नीलेश ने कहा कि पेरेंटिंग का प्रोजेक्ट और हर प्रोजेक्ट की एक लाइफ साइकिल होती है और एक टारगेट होता है। टारगेट इसका ये है कि हमें उसे एक ऐसा नागरिक बनाना है, एक ऐसा मनुष्य बनाना है जो मानवता के काम आए, जो देश के काम आए, जो समाज का हित करे। और साथ ही कब तक वी कांट बी पेरेंटिंग हिम फॉर एवर कि हम ये बताएं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर बहुत बुद्धि है, बहुत ज्ञान है, बहुत विवेक है, सेल्फ एस्टीम भी है। और उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे तरीके से जो उसे भारी न लगे और ये समझते हुए कि हम खुद उस दौर से गुजरे हैं, तो हम हर उस भावना को जानते हैं जो इस समय उसको छू रही है। तो उसमें बहुत सारी शंकाएं भी होंगी, बहुत सारे संशय भी होंगे, बहुत सारी चिंताएं भी होंगी, बहुत सारे सपने भी होंगे, बहुत सारी आकांक्षाएं भी होंगी। एक ऐसा हेडी मिक्स है इस समय जो उसके जीवन में, उसके मस्तिष्क में चल रहा है, उमड़ रहा है, घुमड़ रहा है, जिसमें सब कुछ है। तो अब इस सब कुछ के घालमेल में वो कहीं व्यथित ना हो जाए, कहीं व्यग्र ना हो जाए, कहीं परेशान ना हो जाए और कहीं अपने बचपन को इस मरीचिका में खो न दे। इस बात को हमें ध्यान में अवश्य रखना है और इसको बराबर उसके साथ संवाद करते हुए उसे और खिलने और खुलने के अवसर देते हुए आगे बढ़ते हुए देख कर आनंद लेते रहना है। यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य के साथ हम सब आगे बढ़ें और अपने बच्चों को बढ़ाएं, बच्चों को बड़ा करें। यही हमारी आकांक्षा है, यही हमारा निवेदन है और इसी निवेदन के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और इस क्रम में इस बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, अन्य विषयों पर भी बातचीत करेंगे जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। और सबसे आखिर में एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग सुन रहे हैं नीलेश सर को, आशुतोष सर को, मन में हम लोग चाहते हैं ये पॉडकास्ट अब एक संवाद में बदले। हम चाहते हैं आपके मन में जो प्रश्न इस वक्त उठ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, जवाबों से जो नए प्रश्न आ रहे हैं, टैग करिए सर को, टैग करिए नीलेश सर को, टैग करिए, अपने प्रश्न पूछिए और हमारी कोशिश रहेगी कि आगे के पॉडकास्ट में हम आपके उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें। सर आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ये बहुत धन्यवाद। लगातार ये बातचीत जारी रहेगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।